नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग स्टार्ट करते हैं एक पेनी स्टॉक से, जिसकी प्राइस की तरफ देखें तो उसमें आकलन मत कीजिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि 1 रुपए से कम की भी होती है, कई बार 1 रुपए से ज्यादा का भी होता है। तो हम इस कंपनी के बारे में हर एक एस्पेक्ट को जानेंगे, आखिर स्टॉक को लेकर के जो अंडर वैल्यूड है वो आज तक वैल्यूड बना क्यों नहीं? अगर अंडर वैल्यूड है तो क्या अंडर वैल्यूड होने के बाद भी स्टॉक में करीब करीब जो कि कह सकते हैं 57 गुने की भीड़ है। यदि जहां पे एक अर्निंग कर रहा है, उस अर्निंग के पीछे कहते हैं जो 2 रुपए के 2 पैसे की अर्निंग है, 2 पैसे की अर्निंग के पीछे 57 गुने की भीड़ है। इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने को लेकर के जहाँ पे इन्वेस्टेड की बात भी काफी ज्यादा निकल के आती है। तो पहले हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे। जो कंपनी का नाम है गोधा, गोधा कैपकॉन। ये कंपनी देखने को आती है जो यहाँ पे क्या क्या करती है। कहते हैं कि वो वायर बनाती है, कंडक्टर्स का कामकाज है इनके पास, कंडक्टर और टेस्टिंग्स के कामकाज, केबल्स का कामकाज। जबकि पता है केबल इंडस्ट्रीज में काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी है जो कि बड़ी बड़ी ग्रोथ के साथ कामकाज करती है। तो यहाँ पे जो फिर मार्केट में क्या ऐसा हुआ जो कि मार्केट कैप अभी तक 60 करोड़ ही रखा हुआ है, जबकि 66 करोड़ का इसका नंबर ऑफ शेयर की बात कर। और सबसे पहली बात जो हम इसमें कुछ इंक्लूड करना चाह रहे थे, जो पेनी स्टॉक्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं लोग। अब पेनी स्टॉक में इन्वेस्टेड का कारण कई सारे होते हैं। कई बार एक कुछ जंप के सिचुएशंस में होती है, कई बार अच्छी खासी प्रॉफिट बनाने के सिचुएशन में होती है। जहां पे ये देखा जा रहा, जो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग दिन बाय दिन कम करते करते आज के टाइम में देखने को मिलती है, जून तक के डेटा में जो नियरली जीरो पे आ गई। प्रमोटर्स को ऐसा क्या लगा जो अपनी पोजीशन को बेच के निकल रहा है, अपनी पोजीशन को सेटअप कर रहे हैं। 100% ये पब्लिक के पास शिफ्ट कर रही है। अब पब्लिक की तादाद की बात करूं तो इस कंपनी में करीब करीब कह सकते हैं कि 1,36,000 की शेयर होल्डिंग की लिस्ट थी एज ऑन द 30 जून। जबकि ये लिस्ट में हमेशा बढ़ोतरी देखने को मिला। पहले से लिस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिला। क्या जिस हिसाब से यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ, क्या स्टॉक की प्राइस इसी हिसाब से रिएक्ट करती नजर आई है या नहीं, इसका भी आकलन करके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी को लेकर। जहाँ प्रोडक्टिविटी के बारे में देखते हैं तो कंपनी ने देखा, कंपनी कहती है कि एल्यूमिनियम्स वाइल कंडक्टर का कामकाज बनाती है, स्टील रेनफोर्स भी बनाती है, साथ में देखते हैं कि कंडक्टर्स और कहती है कि केबल्स का भी इनके पास कामकाज है। मैन्युफैक्चरिंग करती है या ट्रेडिंग करती है इसके बारे में कुछ कहती नहीं है। कहती है जो डिजाइनिंग द मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करती है। जबकि मार्केट की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं इसके बारे में, तो हम एक एक एस्पेक्ट को चलेंगे दोस्तों। कोई मैं टिप्स की बात यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ जो आपको मैं अभी टिप्स कोई दे दूँ स्टॉक को लेकर के और आप 2 मिनट में यहाँ से चले जाएं। दोस्तों वीडियो मेरा काफी लंबा हो सकता है, क्योंकि हर एक एस्पेक्ट को, चाहे वो फंडामेंटल की बातें हो या टेक्निकल की कुछ पॉइंटें हो, जिसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको जानेंगे, इस कंपनी के बारे में जानेंगे। आखिर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा नहीं लग रहा है, इसके बारे में जो डेटा होगा वो एज का आपके सामने होगा, विदाउट किसी एडिशन और कह सकते हैं विदाउट किसी अलग प्रेजेंटेशन के साथ। जिस जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो भी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन की तरह हम इसको यूज करें। चलिए, कंपनी में देखा जाए कि हमने पहले कहा कि अंडर वैल्यूड स्टॉक, अर्थात बुक वैल्यू कहता है 1 रुपये 3 पैसे का, जबकि फेस वैल्यू भी 1 रुपये का। अब यहाँ पे मैं कई सारे चीज होते हैं, मैं हर एक वीडियो में अपनी हर एक लर्निंग्स के अंदर कहता हूँ तो हर एक एस्पेक्ट को देखना चाहिए, हर एस्पेक्ट को हम देखते भी हैं और आप लोग कमेंट्स भी करते हैं, आपको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखा जाए फेस वैल्यू को क्यों मैं हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि कंपनी के जो कैपिटल्स है ना, कैपिटल क्लॉज, वो इसी से चलती है। भले मार्केट में इनकी गुडविल के बेसिस पे बुक वैल्यू ये हो जाए, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में कहती है जो 0.36 का है। अर्थात इनके ये समझ में आती है कि इनके पास एसेट्स की वैल्यूएशन ना बहुत ही कम है। और जो करंट प्राइस है वो कहती है 0.91 का, मतलब नियर अबाउट इसको टच करने वाली है, जो कि कह सकते हैं 0.89 टाइम्स, 0.89 टाइम्स उछाल करती नजर आती है। और जब स्टॉक में भीड़ की बात कर रहे थे तो भीड़ का बात ये निकल के आता है कि इस ये जो कंपनी है
ये कंपनी में फेस वैल्यू जो कि नॉमिनल वैल्यू हम इसको आकलन करते हैं, क्योंकि जो भी शेयर्स आपके पास हैं वो शेयर भले मार्केट की ये प्रीमियम प्राइस है, उसका एक्चुअल प्राइस तो यही है, लेकिन उसको आकलन किया जाता है बुक वैल्यू से, क्योंकि उसकी मार्केट में गुडविल्स और बाकी सारी चीजों की अगर देखा जाए, उनकी वर्किंग्स को बेसिस पे देखा जाए तो ये कहती है कि यहाँ पे अर्निंग केवल 2% की अर्निंग करती है। इस 2% की अर्निंग के पीछे जो मार्केट में डिमांड है, भीड़ है, वो भीड़ करीब 57 गुने की भीड़ है, जिसकी वजह से ये इस वेबसाइट्स के बेसिस की बात करें तो इंडस्ट्रियल की जो पी कहता है, जो उनकी पियर्स कंपनी का जो ग्रोथ लेवल है, वो वहां पे भीड़ करीब 40 गुने की भीड़ है और यहाँ पे भीड़ 57 गुने की। अब यहाँ पे भीड़ के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या उन्होंने की क्या क्वालिटी अच्छी है, क्या इनका सेल्स अच्छा है, क्योंकि यही सब आंकलन देखा जाता है। इसके लिए हम पहला चीज जानेंगे जो क्या इनका डेट टू इक्विटी क्या कहता है और करंट रेशियो क्या, क्योंकि ये जो पार्ट्स हैं ईपीएस, ये प्रो ये पीएल के बेसिस पे जितना भी पीएल में प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया गया, तो एग्जैक्टली अर्निंग पर शेयर निकलता है। और जब अर्निंग पर शेयर निकला तो हम इसको दो चीज से क्या करेंगे, बड़ा गहरा संबंध है, किससे, डेट से और करंट रेशियो से, और ये दोनों पार्ट बीएस के आते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट एक रीड की हड्डी मानी जाती है, एक पीएल फाइनेंशियल का जो हड्डी है ना, या उसको बैकबोन कहिए, अलग अलग कह सकते हैं, जिसको आप बेस कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, वो बीएस में छुपा होता है। यहाँ क्या निकल के आता है, इसमें क्या होगा, यदि लोन के बेसिस पे कंपनी ने इंटरेस्ट लिया होगा, तो ये नहीं कह रहा हूँ इंटरेस्ट लिया होगा, तो इसमें प्रॉफिट में क्या पड़ेगा, दबाव बनेगा, कम करता है। जबकि इस पार्ट को तरफ देखें तो इस पार्ट में उन सेल्स को दिखाया गया जो कि सेल्स में उधार किया हुआ है, और उधार के पीछे आखिर रिस्क क्या कहती है, रिस्क सोचेंगे, रिस्क क्या है, उधार में रिस्क क्या है, उधार में रिस्क उस बात का है जो क्या डेटर्स डे कितने दिन में पैसा दे रहे हैं। सबसे बड़ा मामला यही आता है कि कितने दिन में पैसा देते हैं, क्या पैसा डूबने वाला तो नहीं है, हाई रिस्क तो नहीं है, या शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। इन दोनों को हमने ऐड ऑन करके एक फॉर्मूला यूज किया है जिसका नाम है R2R का। इसमें दो चीज पर जानेंगे। पहला, जिसमें जानेंगे रिस्क टू रिकंसलेशन को लेकर के, यहाँ पे रिस्क क्या बनता है, यहाँ रिकंसलेशन क्या कहता है। सेकेंड पार्ट, रिस्क टू रिटर्न, इस स्टॉक में रिस्क टू रिटर्न क्या बनता है इस प्राइस को लेकर। चलिए आकलन करते हैं। जहाँ पे हायर टू हायर देखा गया 1 रुपया 19 पैसे के आसपास, और लोअर देखा गया इसके नीचे आधे के आसपास, मतलब 45 पैसे। जहाँ पे आरओसी की बात करें तो 3%, आरओई की बात करें तो केवल 1% के आसपास की बची है। कंपनी वायर एंड मैन्युफैक्चरिंग पे कंपनी कामकाज करती, कंडक्टर्स बनाती है। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और ये कंपनी बीएसई में लिस्टेड है, और आपने यदि तक लाइक भी नहीं किया तो लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पास कोई टिप्स नहीं देंगे, हम इसको एक एक एस्पेक्ट देखेंगे आखिर यहाँ पे इसके बारे में क्या कहती है, चार्ट का संकेत क्या कहता है, इसमें फिलहाल क्या मूवी जो ट्रेंडिंग बनता है वो क्या कहता है। चलिए जानते हैं इसको पार्ट्स को लेकर के। इसके पीयर्स में जहाँ पे देखा गया कि पॉलीकैब जैसे कंपनी को पीएस में रखा गया, मुझे लगता है कि नहीं रखना चाहिए, इसको छोड़िए, क्योंकि जो पॉलीकैब्स इज बड़ी बिग लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर आती है, जहाँ पे कई इंडस्ट्रीज की बात करें, फिनोटेक्स की, लेक्स की बात करें, आरआर, इन सबको कंपेयर करना मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन उचित इस बातों से लगता है जो स्टॉक में यदि आप पी की आकलन करके देखें बाकी कंपनियों से, तो यहाँ भी भीड़ कम नहीं है। जो भीड़ की बात करें तो पोली कैब से ज्यादा यहाँ पे लोगों ने अपनी पोजीशंस बना के रखी, मतलब पोली कैब से ज्यादा डिमांड यही इस स्टॉक में, इसी स्टॉक में भीड़ है। मैं पी का आंकलन इसी से करता हूँ, तो स्टॉक में आखिर अर्निंग के बेसिस पे भीड़ क्या, जो मेला लगी है इसका लेकर। आइए रिजल्ट की तरफ देखें, क्योंकि ये जो डेटा था इस पे, ये एक समरी डेटा है। ये क्या है, एक समरी डेटा है। इस समरी डेटा के पीछे हम एक एक चीज को रिकंसलेशन के साथ लर्निंग करने की प्रयास रखते हैं। अब आते हैं इसको लेकर के एक नज़र, हम पहले अपनी परसेंटेज को लेकर के हम अपने पास कोई कुछ यूज फार्मूला यूज नहीं करता हूँ,
जो भी डेटा होता है हम यहीं से डेटा लेते हैं, चाहे वो गूगल फाइनेंस की हेल्प का हो, स्किनर की हेल्प का हो, या फिर और कुछ वेबसाइट्स का हेल्प का हो। खास करके एनएससी बीएससी और स्किनर पे हमारा लर्निंग पॉइंट होती है, साथ में गूगल फाइनेंस इज द टॉप। आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट को लेकर के। तो कंपनी में क्या देखने को मिला, सेल्स को लेकर के देखने को मिली जो जून में इसके पिछले मार्च से गिरावट थी, लेकिन इसको जून टू जून को कंपेयर करेंगे तो जहां 7 लाख का बिजनेस था वहां पे 9-10 करोड़ का बिजनेस बनाता है, सेल्स करता है। तो क्या जून 2023 में कंपनी सो रही थी क्या, मैनेजमेंट सो रही थी क्या? उसके बाद उसका नींद खुल गया, नींद खुला तो जीरो जीरो के बाद एक ही बार 16 करोड़ का ऑर्डर आ गया, उसके बाद उन्होंने 9 करोड़ का ऑर्डर बुक किया, सेल्स बुक किया। अब आते हैं दूसरे कड़ी में, इसके परसेंटेज भी देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग जो मार्जिन थी वो इनके पास क्या थी, केवल 37, मतलब इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है क्या वो बिल्कुल ही, मैनेजमेंट सो रही थी, एम्प्लॉय सो रहे थे, पता नहीं। यदि आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, और यहाँ पे जंप करके करीब 9% से गिर के 7% आ जाती है। नेट प्रॉफिट की आकलन करें तो कोई अदर इनकम साइड है, कहते हैं हाँ अदर इनकम भी है। कंपनी अदर इनकम सोर्स से ये पैसा कमाती है, और जब कमाती थी 88 लाख तक कमाती थी मार्च तक, तो एक ही बारे में जून वाले में इनकी गिरावट क्यों हो गई? ये कई सारे सवाल होती हैं, मन की सवाल होती है जो एक समझना जरूरी है। आखिर इसके बाद प्रॉफिट को लेकर 10 लाख का जो लॉस था, लॉस के बाद 45 लाख का प्रॉफिट बुक कर, मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट बुक किया करती है। चलिए प्रॉफिट बुक करती है, चाहे वो क्यू और क्यू के हिसाब से देखें, वाई और वाई के हिसाब से देखें, तो कहती है बेटर है। अब यहाँ पे परसेंटेज का भी आकलन करके देखें तो रिवेन्यू सोर्स में देखा गया कि करीब 13,000% की जंप हो जाती है। इसके अलावा की बात करें तो एक्सपेंसेस भी 21% जंप करती है, और सिलसिला ये था जो इनकम सोर्स में करीब 567% की जंप, और नेट प्रॉफिट मार्जिन में करीब करीब 103% की उछाल देखने को बनी। इसके अलावा की बात करें एबिटा में, तो एबिटा में भी करीब 345% के आसपास की उछाल। ये हमेशा परसेंटेज को जरूर देखते हैं, परसेंटेज ही एक संकेत देता है, क्योंकि वॉल्यूम वैल्यू आपको को दिखाती है लेकिन वॉल्यूम आपको परसेंटेज नहीं दिखाती है। आखिर ग्रो परसेंटेज क्या है? ईयरली बेसिस पे चलिए तो उसमें देखा गया कि सेल्स को लेकर के देखें तो पिछले साल से सीधे के सीधे जंप कर गई, जबकि पिछले से पिछले साल में इसके पास 35 करोड़ तक का था, 72 करोड़ तक का इनके पास था। एक पीरियड में सो जाती है, फिर अच्छी कारी कारोबार करती है। इसके अलावा की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाती है। इसके अलावा प्रॉफिट की तरफ देखें तो प्रॉफिट नुकसान था, नुकसान से प्रॉफिट कन्वर्ट होती है, और हमेशा देखने को ये मिलती है, एक बार इन्होंने नुकसान बुक किया, एक बार प्रॉफिट बुक किया, लगातार इन्होंने क्या किया था, प्रॉफिट बुक किया था। अब इसके पीछे देखें ईपीएस में क्या फर्क पड़ता है, ईपीएस में क्या फर्क है, सिर्फ 0.02 पैसे का अभी ईपीएस निकल के आती है। अब ये पार्ट मैं हम यहाँ पे आकर कहता हूँ, जो प्रॉफिट हमेशा बुक किया जाता है ये बुक्ड वैल्यू है, इसका नाम है बुक्ड वैल्यू। इसमें पैसे रिलीज आए कि नहीं आए ये जानना जरूरी है। इसके लिए पता है क्या जानना जरूरी है, इसके जानना जरूरी है R/R की फॉर्मूला जो हमने अभी कहा था। आइए इसके लिए हमें जानना पड़ेगा बैलेंस शीट के फिगर को। तो बैलेंस शीट के फिगर से पहले यदि हम एनुअली तरफ ही डालें तो एनुअली बात कहती है जो इनका जो रिवेन्यू सोर्स था वो करीब 375% की जंप, और इन सभी में देखने को मिला कुछ तो निगेटिव्स हैं, और नियरली 100% और 100% से ज्यादा की देखने को मिला, जबकि ईबिटा में करीब 300% के आसपास की उछाल बनी है। इसी चीज को देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस के अलावा बैलेंस शीट की तरफ, क्योंकि बैलेंस शीट में 2-3 फिगर को जानना जरूरी है कि आखिर जो इन्होंने लोन लिया, जिसका बोरोइंग्स है उसका यूटिलाइजेशन क्या कर रही है, और साथ में यदि उन्होंने पे आउट किया तो पे आउट कहाँ से कर रहे हैं, क्या अपनी संपत्ति को बेच के कर रहे हैं या अपने पास से पैसे से कर रहे हैं।
यहाँ पे देखने को आई जहां उन्होंने अपने बोरोइंग्स को कम किया। ठीक है, बोरोइंग्स को उन्होंने कम करती नजर आती है, जो कि एक समय में इसके पास 11 करोड़ तक का बोरोइंग्स था और बोरोइंग्स को कम किया। जबकि यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि इन्होंने कैपिटल को काफी बढ़ाया है। कैपिटल लगातार बढ़ी है, मतलब यहाँ पे कंपनी का अच्छा खासा पैसा तो लिया, पैसा आया है। तो पैसा आने के बाद तो इन्होंने अपने आप क्या किया, इसका मतलब ये था पैसा आया तो इन्होंने इसको पेमेंट किया। इसको पेमेंट करने के बाद क्या इनकी ये भी कम हुआ, कहते ये भी कम हुआ। अब ये मुझे समझ नहीं आया, जो उन्होंने फिक्स एसेट्स को कम करके इसको पे आउट किया या ये जो पैसा भी लिया इसमें पे आउट किया, इसकी क्लैरिटी कुछ आए तो शायद बेटर हो सकता है। इसके अलावा की बात करूं तो इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई पार्ट नहीं, अदर्स एसेट्स के अंदर देखें, इसमें कहती है इनके पास एक चीज और देखिए, इनके पास इन्वेस्ट जो इन्वेंट्रीज हैं वो इन्वेंट्रीज इतने ज्यादा कैसे हुआ, ये भी एक कई बार मन में आती है सवाल है। बिजनेस में 31 करोड़ का इनका पता है क्या है, 31 करोड़ का इन्वेंट्रीज खड़ा है। 31 करोड़ का इन्वेंट्रीज खड़ा है, क्या मार्केट कैप कितने का है इसका भाई? 60 करोड़ का मार्केट कैप है। 60 करोड़ के मार्केट कैप में 30-31 करोड़ का 50% का तो इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। ठीक है, आइए, 31 करोड़ का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल भी इनके पास करीब 18-19 करोड़ 20 करोड़ के आसपास की पड़ा हुआ है। ये कई बार कुछ चीजें समझ नहीं आती है, इसीलिए दोस्तों आप लोग कमेंट्स करके बताना वाकई इनकी सिचुएशंस में आखिर क्या हुआ बिजनेस के अंदर, बिजनेस किस तरह से रिएक्ट करती है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस लेवल क्या दर्शाती है। यहाँ कहती है करीब 20 करोड़ के आसपास की मार्केट में इनके पैसे लगे हुए हैं। जिन पैसे के ऊपर इन्होंने 20 करोड़ के ऊपर यहाँ पे देखा, हमने क्या कहा था, यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट क्या किया है, बुक्ड किया है। एक्चुअल में पैसा आया नहीं आया ये तो मामला नहीं है, यहाँ बुक्ड किया। और देखिए पूरे के पूरे साल में इनके पास 16 करोड़ का इन्होंने अपनी सेल्स बुक किया, जबकि 20-19 करोड़ समथिंग का कहते हैं, 20 करोड़ का इनका मार्केट में अभी रिस्क है। अर्थात समझ में ही आई कि पूरे के पूरे साल दर साल पैसा नहीं दे रहा है क्या पार्टी, कहती है हाँ यही बात है। 422 दिन का इनका रिकवरी पीरियड है। ऐसा कौन सा कारोबार है, कंपेयर करके देखें, इतनी ज़्यादा टाइमिंग लगती है, या जैसे किसी अच्छे बड़ी कंपनी से कंपेयर करके देखा जाए तो क्या वहां भी सेम सिचुएशन बनती है क्या? तो ये भी एक सेक्टर वाइज देखना चाहिए, अगर सेक्टर वाइज आपके क्लाइंट्स क्या कहती है और क्लाइंट की एग्रीमेंट्स क्या कहती है, जिसमें एक रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा मायने, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके बाद देखें तो हम इसको प्रॉफिट आंकलन से करके देखें तो कहाँ प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं 51 लाख का, और आपकी 20 करोड़ की मार्केट में पैसा लगा हुआ है। जो 20 करोड़ पैसा है उसमें ये प्रॉफिट का पार्ट भी, ये नहीं इससे पहले भी पार्ट आपकी इंक्लूडेड है। इसका हमने देखा, इसका यदि बैलेंस शीट फिगर को हम एक नज़र डालें तो कुछ आकलन ये कहती है, जो रिवेन्यू सोर्स जो इसका कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो करीब करीब 58% गिरावट है। इसके अलावा एसेट्स में करीब 165% की जम करती है, और लायबिलिटीज केवल और केवल 21% की जम देखने को मिली। चलिए इसकी कदम को आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस कंपनी को लेकर के कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम जो उसके बारे में कहती है, चाहे सेल्स ग्रोथ को लेकर के। तो सेल्स के ग्रोथ के बारे में कहती है जिनका लगातार सेल्स तो घटी थी, लेकिन लास्ट 12 महीने में सेल्स क्या हुआ जो एक ही बार में 844% की उछाल कर गई। इसी बेसिस पे जो प्रॉफिट की पार्ट थी वो 110% की उछाल करती है। इन सब की उछाल करने के बावजूद भी हमें रिस्क ये लगता है, जो प्रॉफिट बनाती है एक कितने का, 50 लाख का, और 20 करोड़ का इनका मार्केट में पैसा पहुंचा, मतलब इसका 40 गुना, 40 times in the market in the risk as per the productivity and the net profit part, as such as the as per the stock CAGR
The back to back is negative. As a sentimental is the 6. In the 3 year is the 15% negative. In the 1 year is the 10%. It is a downside. It is a underground. रिटर्न इक्विटी की बात करें तो नथिंग, कुछ भी है नहीं यहाँ पे। तो इसको क्या कहें? अब क्या कहें, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले थे रिस्क टू रिटर्न को लेकर। आखिर रिस्क टू रिटर्न क्या बनती है? इसके आंकलन पे देखें तो हम इसके बारे में देखेंगे जहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद काफी ज्यादा रही है, थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा है। और कंपनी लिस्टिंग 2020 में हुई थी। ठीक है, कंपनी लिस्टिंग 2020 में हुई थी। 20 के बाद इनका जो रजिस्टर्ड पी की बात करें तो पी इनका फिलहाल वो 57 के आसपास है। जबकि यहाँ पे बीडिंग इसके ट्रेडिंग के अंदर सिस्टम के अंदर देखेंगे तो ट्रेडिंग अच्छी खासी क्वालिटी में होता है। यहाँ समझ में कुछ आती है, ये भी बड़ा यहाँ पे एक बड़ा मार्केट में हमें ये समझ में आता है कि क्वालिटी ट्रेड की बात कर रहे हैं। ये 24 लाख शेयर यहाँ पे बस क्या करने वाले हैं, ये बिकवाली की तरफ प्रेशर बना रहे हैं। 9 लाख शेयर खरीदने के लिए ऑर्डर हो रखा है, बिडिंग चल रही है। इस बिडिंग क्या संकेत देता है? क्या मार्केट चल रही है या मार्केट गिर रही है? यहाँ पे संकेत क्या नजर आती है? मार्केट जब ओपन हुआ तो ओपन के बाद उसी के आसपास रही है, तो कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं आया। एक पैसे की यहाँ पे मोमेंटल होती रहती है और यही ऑर्डर चलती रहती है। देखिए एक रिकॉर्ड डेट की भी इन्होंने देखा, 4 तारीख को एक रिकॉर्ड डेट की बात किया था। अब एजीएम को लेकर के है या कुछ और पार्ट को लेकर के इस पर हम नजर डालते हैं। पहले चलते हैं इसके सेंटीमेंट के। तो रिकॉर्ड डेट की बात करती है, और रिकॉर्ड डेट किस चीज को लेकर के? तो मीटिंग को लेकर के है, क्योंकि कहते हैं 24 सितंबर को मीटिंग होने वाली है। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात उन्होंने 4 सितंबर को अपडेट दिया है, क्लैरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिजल्ट को लेकर के। कहती है गोधा अभी 4 तारीख का अपडेट ये था, यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा। कहती क्वार्टरली रिजल्ट जो 30 जून का था उसको लेकर क्लैरिफिकेशन इन द गोधा कैपकॉन दिया है। तो क्या दिया है यहाँ पे? कुछ अवसर ओपन नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे क्या जून का डेटा था? तो कहते जून का डेटा तो है। जब है तो हम एक बार बीएससी के ऊपर जरा सर्च करके देखें आखिर यहाँ पे इसके पीछे है क्या, ये कंपनी ने अपडेट क्या किया। तो कहती है जो इन 30 जून के बारे में कुछ क्लिफिकेशन देती है, और वो क्लिफिकेशन क्या थी उसके बारे में क्या कहती है, इस बारे में कोई पीडीएफ यहाँ पे अटैच करती है? कहती है हाँ करती है। इसका बारे में देखते हैं आखिर क्या है। 31 अगस्त का इसका है अपडेट है, और इन्होंने अपडेट कब किया है पता है? 4 सितंबर को इन्होंने अपडेट किया है। उन्होंने साइन किया है 31 जुलाई को। और कहती है जो हम अपने एजीएम की बात करती है, 8वां साल है कंपनी का, 8वां एजीएम करने वाली है कंपनी, यही अपडेट देखने को मिलती है। बाकी कुछ ऐसा अपडेट देखने को, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड डेट की बात किया है। चलिए इसके अलावा की बात करेंगे कुछ और फैक्टर को लेकर के, फैक्ट को लेकर के, जहां हम शेयर होल्डर की बात करने वाले, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड जो शेयर होल्डर हैं वो काफी ज्यादा तादाद में देखने को मिली थी। हमने पहले एक नजर कहा था। और साथ में यहाँ पे बल्क डील की देखेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में होती है, जबकि इस स्टॉक में लगातार नए प्लेयर आ रहे हैं। यहाँ से इनकी पोजीशंस लगातार बिकती नजर आती है। शेयर होल्डर में प्रमोटर्स यहाँ से निकल गए। अब शेयर होल्डर निकल गए, प्रमोटर निकल गए, तो सबके सब किसके पास चलेगी? प्रमोटर के पास। प्रमोटर के पास गई है तो क्या हुआ? यहाँ पे कुछ बड़े लोग, तो कुछ भी बड़े लोग की तादाद देखने को नजर नहीं आई। तो किसी के पास ये पोजीशन था, महादेव मनु भाई के पास कभी हुआ करता था, मधु देवी गोधा, सबने सब अपनी पोजीशन यहाँ से सेटअप करती नजर आई। इसके हुआ क्या? बल्क ट्रेड के अंदर निकला क्या? तो बल्क ट्रेड में देखिए 9 जुलाई को अपडेट होता है। इसके अलावा की बात करें, इन्होंने जून से इसमें बाय और सेल का कौन कॉल कॉल लगा रहा है? आप जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स यहाँ पे लगा रहे हैं। कितनी कनी शेयर खरीद रहे हैं? 50 लाख शेयर को खरीदते नजर आते, 75 लाख को सेल कर रहे हैं, 50 लाख खरीद रहे हैं।
इसके अलावा की बात करें तो क्या इनके पास पहले से कुछ पोजीशन था क्या? इसकी बात करें तो इसके पास जो कि मंजू यादव बाकी सारे 4 जुलाई को इसमें अच्छी खासी तादाद में ट्रेडिंग हुआ है। मतलब वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो इसमें एक बड़ी पार्टी है, जिसका नाम है यहाँ पे एक मल्टीप्लायर शेयर एंड स्टॉक्स एडवाइजरी। ये लोग कौन है? एक ऑपरेटर के तौर पे कामकाज करते हैं, जिनका काम है स्टॉक में प्रॉफिट कमाना, लगाना और निकालना। ये हमने जाना इस स्टॉक में जहां पे लगातार इन्वेस्टर की तादाद बढ़ी है। अब आते हैं इसकी चार्ट की तरफ। इसकी चार्ट का आकलन क्या कहता है? 1 साल के चार्ट के आकलन में कहता है जो सबसे ज्यादा किसी टाइम में वॉल्यूम आया तो वो वॉल्यूम का पीरियड ये था। और वॉल्यूम के साथ क्या हुआ? जैसे ही प्राइस बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा। ये एक दिशा में संकेत करती है। इसके बाद फिर दोबारा सेम टाइम पे स्विंग, ये गिरावट होती है। अर्थात पता है मार्केट में यहीं से बड़ा ऑपरेटर्स का कामकाज हो सकता है। देखिए, मैं टाइमिंग फ्रेम की बात करूं तो 17 मई को चालू होता है और 30 मई तक इसकी प्राइस में नियर अबाउट 1 सप्ताह में प्राइस लगातार बढ़ती है। अब मैं मानूं किसी लोग यहाँ पे लिया है, वो क्या करेंगे? पैनिक होकर यहाँ पे बेच देंगे। तो यहाँ पे जिनका जिस रेट पे खरीदारी थी उस रेट से नीचे में बिकवाली होगा और इसलिए क्या होगा? लॉस हो सकता है। और यहाँ पे ये भी चीज देखने को मिली है। मतलब ऑन एवरेज देखें तो फिलहाल ये मूविंग एवरेज के आसपास ही खड़ी है, लेकिन अभी फिर कोई मार्केट में कोई है नहीं। मार्केट में सबके सब साइलेंट बैठा है, इसलिए मार्केट क्या कर रही है? साइडवेज कर रही है। जैसे कुछ बड़े वॉल्यूम आएगी मार्केट में, मार्केट क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। यहाँ पे देखिए पिछले 6 महीने की डेटा बेसिस में यहां से लेकर के यहां तक जो मार्केट की रिएक्शंस थी उसमें कुछ था नहीं। मार्केट में क्या था? वॉल्यूम आई थी आधा, वॉल्यूम नहीं आई थी। लेकिन जैसे वॉल्यूम आना चालू हुआ मार्केट ने एक बड़ी रैली दिखाई। रैली के बाद मार्केट ने दोबारा साइडवेज लिया है। आइए तो रिस्क टू रिटर्न के साथ देखें जो आखिर जो निवेश कर रहे हैं इस कंपनी में उनका रिटर्न बैक मिला। उनकी रिटर्न बैक तरफ चलें तो कंपनी ने 1 महीने में अपने निवेशकों को 3% का फायदा दिया है, जबकि 6 महीने में करीब 21% की फायदा देते हुए 1 साल में 4% की गिरावट भी दिया है। अब एक पॉइंट आती है, हमेशा याद रखने वाली बात होती है, उसको कहते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब ये है जो कोई पुराना रिकॉर्ड को तोड़ने की आसार पे हो और उसका टाइम फ्रेम चाहे सप्ताह दिन का हो, महीने दिन का हो, 4 महीने का, 4 साल का और 10 साल। नियरली अबाउट 5 साल में क्या देखने को मिला? देख लीजिए, स्टॉक जिस आसार पे थी वहीं पे है। थोड़ा सा गिरावट है, लेकिन ऑन द टाइम इस टाइम में देखिए क्या हुआ। मार्केट एक लंबी उछाल हुई, किसको पैसा बना किसको नहीं बना, तब भी इन्वेस्टेड यहाँ पे पड़े हुए। नियरली 5 साल में 42% की गिरावट दर्ज कर चुकी है, जिसको अब फिलहाल मैं रिस्क की बात कर लूँ, रिस्क बेसिस पर रिटर्न की बात कर लूँ तो वो कहती है जो कंपनी रिड्यूस द डेट्स, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री कंपनी है और अंडर वैल्यूड स्टॉक रही है। प्रमोटर्स कोई है नहीं, अब बचा नहीं है। जबकि इनके पास जो सबसे बड़ा रिस्क बनती है ना, वो क्या था पता है? वो था इनका जितना प्रॉफिट बुक किया था उन्होंने 50 लाख का, उसके बेसिस पे 20 करोड़ का मार्केट में डेटर्स पड़ा हुआ। और उसका पैसा भी पता है कब आता है? 400 दिन के बाद। यहाँ पे एक बड़ी रिस्क है। अब ये क्या उन्होंने वैसे बुक करके रखा है या एक्चुअली कोई पैसा देने वाला है या क्या पार्टियां चली गई? अब ये समझ मुझे नहीं आता है। तब तक के लिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में कंप्लीट स्टडी के साथ। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं है, किसी टिप्स नहीं है किसी कंपनी को लेकर के। हम जान रहे थे आज गोधा कैपकॉन को लेकर के, कंपनी को लेकर के जो एनएसई पे एक लिस्टेड है, वो छोटी सी स्टॉक है जो कि 1 रुपए से कम की वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड स्टॉक की कैटेगरी में आती है, जहां पे निवेशक अच्छी खासी तादाद में बने हुए हैं। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।
इसलिए धन्यवाद।